हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट एंड इवेल्युएशन से क्वेश्चंस, आकलन एंड मूल्यांकन से किस तरह के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन सीटेट में आ सकते हैं। डिटेल डिस्कशन रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे बायलिंगुअल। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है। असाइनमेंट यानी कि दत्त कार्य, ओरल क्वेश्चंस मौखिक प्रश्न, टर्म टेस्ट यानी जो अपनी सत्र परीक्षाएं होती हैं वो, क्विज एंड गेम्स यानी प्रश्नोत्तरी और खेल। हमें बताना है नॉट अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टर्म टेस्ट। यानी कि जो आपकी सत्र परीक्षाएं होती हैं वह फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं होती हैं। देखिए, दो तरह के असेसमेंट होते हैं, जिन लोगों को पता नहीं है मैं उन्हें बता देता हूँ। एक होता है समेटिव असेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं योगात्मक आकलन, और एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे बोलते हैं रचनात्मक आकलन या रूपात्मक आकलन बोल दिया जाता है। जो आपकी सत्र परीक्षाएं होती हैं वो आती हैं आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर। ठीक है, जो सत्र परीक्षाएं रहेंगी वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आएंगी। रामबाड़ी की मतलब लगा लेना। यानी कि जो आपके टर्म टेस्ट होते हैं, जो आपके आफ्टर 6 मंथ होते हैं, मतलब हर 6 महीने बाद जो होते हैं, सेमेस्टर वाली जो परीक्षाएं होती हैं वो सारी हमारी समेटिव में आती हैं। इसके अलावा जब लर्निंग चल रही होती है उसी टाइम पर जो परीक्षाएं होती हैं वह हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आती हैं। इसीलिए जो आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वह आपका पार्ट हो जाता है समेटिव असेसमेंट का, और फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट कौन बनेगा, जो आपका होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग पार्ट होता है समेटिव असेसमेंट का, एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग पार्ट होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और होता है, उसे मैं इसी स्लाइड में बता देता हूँ। एक होता है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। ये आपका पार्ट होता है सेल्फ असेसमेंट या फिर पीयर असेसमेंट का, जब आप खुद अपने आप का आकलन कर रहे होते हैं या फिर आपके मित्र द्वारा आपका आकलन किया जा रहा होता है। ठीक, ये तीन ही तरह के होते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर वेदर द क्वेश्चन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ही इज कंसर्न्ड प्राइमरी अबाउट द क्वेश्चन पेपर्स। अब यहाँ पर यह बोला गया, एक शिक्षक प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद यह जांचता है कि क्या प्रश्न पत्र विशिष्ट परीक्षण उद्देश्यों का परीक्षण करते हैं या नहीं। यानी कि जिसका टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर को सेट किया गया है यह उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करता है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये किसी टीचिंग एग्जाम का है तो इसके अंदर उस तरह के क्वेश्चन है कि नहीं जो एक गुड टीचर को असिस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसे हम बोलते हैं वैलिडिटी। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है वह उस पार्टिकुलर जॉब के लिए या उस पार्टिकुलर एबिलिटी के लिए वैलिड है या फिर नहीं है। विश्वसनीयता क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक ही रहे, बार बार चेंज ना हो, तो उसे हम रिलायबिलिटी बोलते हैं, यानी कि विश्वसनीयता बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टू मेक असेसमेंट अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट। यदि आपको आकलन को उपयोगी और दिलचस्प बनाने की प्रक्रिया मतलब बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए, किस विषय का ध्यान रखना चाहिए। यूजिंग अ वेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक बाउंड्रीज। बिल्कुल सही बात है। शैक्षिक और से शैक्षिक सीमाओं के पार छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना, ये बात हम बिल्कुल करेंगे। यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक, टेक्निकल लैंग्वेज का यूज हमें बिल्कुल नहीं करना है। मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, छात्रों के बीच तुलना भी नहीं करना है। लेवलिंग स्टूडेंट्स एज इंटेलिजेंस और एवरेज, छात्रों को लेवल भी हमें कभी नहीं करना होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट। स्कूल आधारित मूल्यांकन प्राथमिक रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है। अब स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वह किस पर आधारित है। टीचर्स नोज देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, बिल्कुल सही बात है। तो स्कूल के शिक्षक जो होते हैं वह बाहरी परीक्षकों के अपेक्षा बेहतर जानते हैं कि उनके बच्चों को क्या पसंद है, उनके बच्चे का जो लेवल है वह क्या है।
स्टूडेंट शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड्स, ये बात बिल्कुल गलत है कि हर हालत में बच्चे को अच्छे मार्क्स आना ही चाहिए। स्कूल्स आर मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडीज फॉर एग्जामिनेशन, ये भी कुछ बेहतर आंसर इसका नहीं बनता है। असेसमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, ये भी गलत है। मेस्ट इसका पॉइंट यही होता है कि जो शिक्षक होते हैं उन्हें ज़्यादा पता होता है अपने बच्चों के बारे में कि बाहरी टीचर के अलावा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी, आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेन पर्पस? टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ द लर्नर्स, छात्रों की त्रुटियों को इंगित करना, ये मेन पर्पस नहीं होता है। टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर्स, छात्रों के लिए उपलब्धियों को मापना, ये भी मेन पर्पस नहीं होता। टू डिसाइड इफ स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, ये भी नहीं होता है मेन पर्पस कि आप छात्रों को अगली क्लास में पहुंचाना है या नहीं, ये आप डिसाइड करोगे। सीखने में अंतराल का निदान और उपचार करने के लिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे के सीखने में कमी कहाँ रह रही है, जो गैप्स है उनको डायग्नोज करो। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, या ऐसे टाइप क्वेश्चन। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर हमेशा क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है, बदलता नहीं है। अगर शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो शॉर्ट आंसर्स में जो सेंटेंस लिखे जाएंगे दो सेंटेंस हर व्यक्ति के हम कहेंगे पर्सन टू पर्सन अलग होंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन तो अलग होते ही हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस में भी काफ़ी विभिन्नताएं हमें देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स में नहीं देखने के लिए मिलती। इसमें या तो सत्य होता है या फिर असत्य होता है। जैसे कि भारत की राजधानी कोलकाता है, इसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स एक ही होगा तो हम बोल देंगे फॉल्स है। अब इसमें किसी से ही पूछ लो आप, ऑल इंडिया में हर व्यक्ति इसका आंसर फॉल्स ही बताएगा, ठीक। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी शायद आपने सुना हो। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 क्षेत्र बताए गए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो यहाँ पर हमें कौन से देखने के लिए मिल रहा है? यहाँ पर हमें अफेक्टिव देखने के लिए मिल रहा है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगतिक, इस प्रकार से 3 उन्होंने क्षेत्र बताए हुए हैं, बाकी कोई क्षेत्र सीखने के नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अ स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टुवर्ड हिज पीयर ग्रुप एंड डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल, द स्टूडेंट्स नीड्स हेल्प इन। एक छात्र अपने समूह के प्रति अपने व्यवहार में आक्रामक होता है और स्कूल के मानदंडों के अनुरूप नहीं होता है। इस छात्रों के में मदद की जरूरत है। अपने समूह के छात्रों के प्रति आक्रामक हो रहा है, मतलब उसकी जो इमोशंस है वह कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि उसके अफेक्टिव डोमेन को बेहतर किया जाए, यानी कि भावनात्मक डोमेन पर काम किया जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का यहाँ पर रोल नहीं था। कॉग्निटिव में आपकी संज्ञान यानी आपके दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, साइकोमोटर में आपकी गति से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर गलत आया क्या? चलिए पीपीटी में इसका आंसर गलत आया है। इसका आंसर सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, भावात्मक डोमेन। देखिए यहाँ पर इसका आंसर सही आया, ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया, यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द डूइंग आस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द, डूइंग आस्पेक्ट जो करने वाला आस्पेक्ट होता है वह होता है हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन को ही पहले कोनेटिव डोमेन बोला जाता था, तो ध्यान रखिएगा कोनेटिव डोमेन नेम से आए या फिर साइकोमोटर डोमेन से आए, बात एक ही है। हिंदी में गत्यात्मक डोमेन या फिर मनोगत्यात्मक डोमेन नाम से आ सकता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जो करना पहलू है वह गतिक डोमेन का भाग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द अप स्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द स्कोलेस्टिक एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन को स्कोलेस्टिक एरियाज कैन बी जस्टिफाइड एज, शैक्षिक क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में प्रदर्शन की वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है। किसे? इट इंश्योर यूनिवर्सल रिटेंशन, यह सार्वभौमिक प्रतिधारण सुनिश्चित करता है। इट डेवलप्स रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल लेबर, शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान विकसित करेगा। इट कैटर्स द इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता को संतुष्ट करेगा। या फिर इट फॉलोज द पॉलिसीज ऑफ कंपेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन फॉर द मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर बात क्या कह रही है, क्वेश्चन को पढ़ते जरा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि को स्कोलेस्टिक एरियाज की परफॉर्मेंस की बेस्ड पर हम उसकी स्कोलेस्टिक एरियाज को भी सही बता रहे हैं। मीन्स मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, एक बच्चा ऐसा है जो गेम्स में बेहतर है,
तो हम उस पर जोर नहीं दे रहे हैं कि तुम जो स्टडी है या फिर जो रीडिंग वगैरह है इसमें भी है तुम बेहतर बनो। तो ये क्या करता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस को संतुष्ट करता है कि कोई बच्चा जो होता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई हो सकता है स्टडी में अच्छा हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इस सतत और व्यापक मूल्यांकन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, यानी कि छात्र केंद्रित होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल प्रिडिकेट फॉर द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन शुड बी। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त तार्किक विधेय क्या होना चाहिए। असेसिंग मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना, थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। मैक्सिमाइंग द असेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, मूल्यांकन के अवसरों की अधिकतम करना। प्रमोट द होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति। या फिर इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन टीचर, शिक्षकों पर बोझ बढ़ रहा है। ये तो ऑप्शन सरासर गलत है, ये दोनों भी कोई खास है नहीं। मेन इसका उद्देश्य ये होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का कि व्यक्ति का सर्वांगीण रूप से असेसमेंट हो सके, यानी कि उसके हर एक एस्पेक्ट्स का असेसमेंट आप कर सको। ये पढ़ाई में कैसा है, खेलकूद में कैसा है, उसकी मॉरल वैल्यूज़ कैसी हैं, आप उसके हर एक एस्पेक्ट को देख सको। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अ टीचर यूजेस अ डाइस लेवल डिस्क्राइब predict, explain, summarize, deconstruction, and evaluate. Each time after a topic is complete, teacher throw the dice and ask student to answer a question based on the location on the dice. The teacher is. देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसे समझा देता हूँ। एक डाइस है, इस डाइस पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब टीचर क्या करता है, डाइस को उछालता है और जैसे मान लो ऊपर आ गया एक्सप्लेन, तो जो टीचर ने क्वेश्चन पूछा उसको एक्सप्लेन करना है। अगर आ गया डिस्क्राइब तो डिस्क्राइब करना है, प्रेडिक्ट आ गया तो प्रेडिक्ट करना है। तो ये टीचर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पर टीचर बच्चे का इस तरह से असेसमेंट कर रहा है। तो इसे हम बोलेंगे टीचर जो है वो एक तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन कर रहा है। आपको इसका आंसर ये भी दिख सकता है कि छात्रों की विचार प्रक्रिया में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये अलग चीज होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है वाइल सिलेक्टिंग मटेरियल फॉर द पोर्टफोलियो स्टूडेंट्स ऑफ शुड बी देयर। छात्रों का पोर्टफोलियो के लिए सामग्री के चयन करते समय छात्रों का समावेश होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर छात्र पहले लिख लेना, समावेश बाद में लिख लेना। छात्रों का समावेश होना आवश्यक है, यानी कि इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बी देयर, शुड बी देयर। वहाँ पे छात्रों का इंक्लूजन होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन एम्फेसाइज ऑन, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। कंटिन्यूस टेस्टिंग ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव स्केल टू इंश्योर लर्निंग, लगातार परीक्षण करने से काम तो नहीं चलेगा। हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव अपॉन, सीखने को कैसे देखा जाए, रिकॉर्ड किया जाए, इसमें कैसे सुधार किया जाए, ये मकसद बिल्कुल होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का, CCE का। फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्टेस विद द टीचिंग, शिक्षण के साथ परीक्षणों की फाइन ट्यूनिंग, ये कोई खास है नहीं। रिडंडेंसी ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकता पर भी भाग बल नहीं देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल आधारित शिक्षण। स्कूल बेस्ड असेसमेंट कई बार ऐसा लिखा हुआ भी एग्जाम में आ जाता है, SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट। डाइल्यूट एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही को कम करता है। ये तो वाहियात से ऑप्शन होते हैं। अंडर अचीविंग यूनिवर्सल नेशन स्टैंडर्ड, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधा है, तो एक तरह से बाधा नहीं है, ये तो अच्छी चीज़ है। हेल्प ऑल स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, ये बात बिल्कुल ठीक है। निदान के माध्यम से सभी छात्रों को अधिक जानने में मदद करता है। मेक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स नॉन सीरियस एंड काउजल, गैर गंभीर लापरवाह बनाता है, ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है ताकि निदान हो सके और उनका उपचार किया जा सके उनकी समस्याओं का। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑल ऑफ द प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट, सभी को छोड़कर आकलन को सीखने के रूप में बढ़ावा देना है। असेसमेंट एज लर्निंग को प्रमोट करते हैं, बाकी सभी सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़कर। कौन सा ऑप्शन है, टेलिंग स्टूडेंट टू टेक इंटरनल फीडबैक, ये तो आपका असेसमेंट एज लर्निंग का ही पार्ट है जब बच्चा खुद का असेसमेंट कर रहा होता है। जनरेटिंग सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट टू टेक अ चांस, ये बात भी ठीक है। टेल स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक
थॉट, बिल्कुल सही बात है कि छात्रों से आप कहें कि आप चिंतन करें इस पर। टेस्टिंग स्टूडेंट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, बच्चों को लगातार परीक्षण करता रहें, ये इसका विशेषता इसकी नहीं होती है, या हम इसको बढ़ावा इसमें नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन अ कुक टेस्ट अ फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी अ काइंड ऑफ, जब कोई रसोईया खाना बनाते समय भोजन का स्वाद चखता है तो यह किस प्रकार का हो सकता है। देखिए, खुद भोजन का स्वाद चख रहा है, तो ये किसका पार्ट हो गया कि वह खुद का फीडबैक खुद ही ले रहा है, खुद को असेस कर रहा है, तो इसे हम असेसमेंट एज लर्निंग बोलेंगे, सीखने के रूप में आकलन, यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू, स्कूल आधारित मूल्यांकन शुरू किया गया था। डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री, देश में स्कूली शिक्षा बोर्डों की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, इसके लिए देश भी लागू नहीं किया गया था। इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सभी छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करें, ये इसका हो सकता है, और पढ़ लेते हैं ऑप्शन। मोटिवेट टीचर्स टू punctuously record all the activities of student for better interpretation of their progress, शिक्षकों को उनकी प्रगति की बेहतर व्याख्या के लिए छात्रों की सभी गतिविधियों को समय से रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित करें, ये भी हो सकता है। इनकरेज स्कूल बाय एक्सेल बाय कंपेटिंग विद द अदर स्कूल्स इन द एरियाज, अदर स्कूल के साथ कंपटीशन करना इसका नहीं होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सभी छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करें, हर छात्र का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो सके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ब्लूम्स का वर्गीकरण का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। तो ब्लूम्स का जो वर्गीकरण है वह श्रेणीबद्ध संगठन है किसका, वह कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट्स का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में अगर हम 3 डोमेन्स की बात करें, उसमें कॉग्निटिव डोमेन की तरफ जाएं, कॉग्निटिव डोमेन हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। पहले पुरानी जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी उसमें सबसे नीचे रहता है आपका नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन, और जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है इसमें रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, और लास्ट में आएगा आपका क्रिएटिंग। इन दोनों को इंटरचेंज करा गया है, लेकिन इस तरह से करा है, सिंथेसाइज को हटाकर उसकी जगह क्रिएटिंग कर दिया गया है। यहाँ पर जो फॉर्म्स थी वो नाउन फॉर्म्स में था, और यहाँ पर अब ये वर्ब फॉर्म में लिखा गया है। जैसे नॉलेज का रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग मतलब याद करना, नॉलेज मतलब क्या होता था, ज्ञान होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अ टीचर आस्क हिज स्टूडेंट टू ड्रॉ अ कॉन्सेप्ट मैप टू रिफ्लेक्ट देयर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ टॉपिक ही सी इज, एक शिक्षक अपने छात्रों से किसी विषय की उनकी समझ को दर्शाने के लिए एक अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए कहता है, वह क्या कर रहा है। जोगिंग द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों की स्मृति को मंत्र से जागृत कर रही है, ये तो मुझे नहीं लग रहा है। कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट चल रहा है। टेस्टिंग द एबिलिटी स्टूडेंट टू समराइज द मेन पॉइंट्स, छात्रों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है, ये बात भी ठीक है। ट्राइंग टू डेवलप रूब्रिक्स टू इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए रूब्रिक विकसित कर रही है। रूब्रिक्स क्या होता है, रूब्रिक्स शायद आपने सुना हो, रूब्रिक्स में होता यह है कि छात्रों को पहले ही बता दिया जाता है कि आपका इन पॉइंट्स के आधार पर इस तरह से आकलन किया जाएगा, तो ये थोड़ा हेल्प करता है छात्रों को उन पॉइंट को बेहतर बनाने में। अब इसका हम देखा जाए तो सेकंड एंड थर्ड दोनों ही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट भी चल रहा है, और कॉन्सेप्ट मैप्स में ये भी हो जाता है कि बच्चा उसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखता है, लेकिन मेन जो राइट आंसर रहेगा वह ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कि वह एक तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट का संचालन कर रही है, रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन हो रहा है। ठीक है। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डोमेन इवेल्युएटिंग इन ब्लूम्स रिवाइज टैक्सोनॉमी, जो इवेल्युएटिंग है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में वह क्या बताता है। देखो, इवेल्युएशन जब भी आ जाएगा तो वहाँ पर हमेशा जज करना या फिर किसी एक को चूज करना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, क्रिएटिंग तो क्रिएट में चला गया, इवेल्युएटिंग द पेरेंटेज ऑफ द डाटा प्रोवाइडेड, जजिंग द लॉजिक कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन, ये बात सही रहेगी। किसी समस्या समाधान की तार्किक संगति को देखते हुए परीक्षण करना, वर्गीकृत करना वगैरह, ये सब कुछ इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जज करना आपका हमेशा इवेल्युएशन में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाइल अपेयरिंग इन एन असेसमेंट देविका फाइंड्स हर एराउजल एज एनर्जाइजिंग whereas Rajesh finds his arousal as discouraging. This
देयर इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर मोस्ट लाइकली टू डिफर विथ रिस्पेक्ट टू। एक आकलन में भाग लेने के दौरान दीपिका अपनी उत्तेजना को ऊर्जावान के रूप में पाती है, जबकि राजेश उसकी उत्तेजना को हतोत्साहित करने वाला पाता है। देखिए ये रोल है कि उनका लेवल ऑफ अडेप्टेशन अलग अलग है, दोनों सही तरीके से अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देविका ने अच्छी तरीके से अडेप्ट कर रखा इसलिए वे एनर्जाइजिंग पाती है। राजेश ने अच्छी तरह से अडेप्ट नहीं कर रखा इसलिए वे डिस्करेजिंग पाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आ टीचर कलेक्ट्स एंड रीड द वर्क ऑफ द क्लास, द प्लान्स एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू मीट स्टूडेंट्स नीड, ही और शी इज डूइंग। में कक्षा के काम को इकट्ठा करता है, पढ़ता है और फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है, समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है? तो यह कर रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स, ग्रेड अंक से कैसे भिन्न होते हैं? ये दोनों एक दूसरे से एनालिटिक यानी कि विश्लेषणात्मक रूप से अलग हैं। दोनों का एनालिसिस अलग अलग तरीके से किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन क्या करता है? फोस्टर मोटिवेशन, प्रेरणा को बढ़ाता है, इज डन फॉर द पर्पस ऑफ सेग्रेशन एंड रैंकिंग, अलगाव और रैंकिंग के उद्देश्य से किया जाता है, एम्फेसाइज द ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेड्स, ग्रेड के महत्व पर जोर देता है, इज एन एक्सक्लूसिव एंड इट्स सेल्फ इज एन असेसमेंट एक्टिविटी, एक विशिष्ट है और अपने आप में एक मूल्यांकन गतिविधि है। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग करता क्या है? हालांकि चारों ऑप्शन आपको सही लग सकते हैं, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग में होता यह है कि बच्चे की कहाँ कमी है उसका निदान किया जाता है और बच्चे को पता चलता है कि मैं इसमें इतना अच्छा कर पा रहा हूँ और अच्छा करने की कोशिश करता है, क्योंकि लर्निंग के टाइम पर ही चल रहा होता है, तो ये प्रेरणा को बढ़ावा देगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक और पॉइंट आप ध्यान रखना, ये असेसमेंट किया जाता है आपका ड्यूरिंग द लर्निंग। और एक जो आपका नेक्स्ट था, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो होता है आफ्टर द लर्निंग। ठीक है, इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल आधारित मूल्यांकन क्या होता है? फोकस ऑन एग्जाम टेक्निक्स रेदर देन आउटकम्स, गलत बात है, ये आउटकम्स पे ज़्यादा फोकस करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपको गलत हो जाएगा। ऑफर लेस कंट्रोल टू द स्टूडेंट्स और बोर्ड विल बी असिस्ट, जो मूल्यांकन किया जाएगा उस पर छात्रों को कम नियंत्रण प्रदान करें, ये कुछ ठीक नहीं है। इम्प्रूव लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये बात ठीक है। रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करके सीखने में सुधार को बढ़ावा देता है। इनकरेज टीचिंग टू टेस्ट दे कैन एज दे इन्वॉल्व फ्रिक्वेंट टेस्टिंग, परीक्षण के लिए शिक्षण को प्रोत्साहित करें क्योंकि इनमें बार बार परीक्षण शामिल होते हैं, ये कोई खास ऑप्शन है नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर आस्क्ड टू असेंबल वेरियस आर्टिफैक्ट्स फॉर देयर वर्क इन नोटबुक टू डिमॉन्स्ट्रेशन व्हाट दे कैन डू फॉर देयर सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज दिस? एक कक्षा में छात्र अपने काम को विभिन्न कलाकृतियों को नोटबुक में इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है और यह प्रदर्शित करने के लिए कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ये किस प्रकार की गतिविधि होगी? देखिए ऐसे टाइप तो होगा नहीं, इसमें तो ऐसे लिखा जाता है। एरिस्टोटल रिकॉर्ड्स में भी कुछ घटनाएं लिखी जाती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर हो नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कह सकते हैं कि अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है सोसाइटी की उसको सोल्व कर सकते हैं। बट मेन है ये पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में ही आपकी जो कलाकृतियाँ हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करें। एक क्वेश्चन से रिपीट था और क्वेश्चन नंबर 16 आपको इसमें नहीं दिखेगा, वो टाइप नहीं हो पाया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम नेक्स्ट क्लासेस में उन्हें कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।